For example, what is work done by gas in the process? Area enclosed by cycle. So work done by gas would be how much? It is 2 P naught V naught. Work done is positive or negative? It is clockwise, so work done would be positive. और इतना ही हीट भी होगा, तो इस प्रोसेस में इसको बाहर से 2 P naught V naught हीट मिलेगा. Two moles of monoatomic gas undergoes process ABCA shown in VT diagram. Find out work done by gas in given process. Work done by gas in given process. It is given that curve AB is rectangular hyperbola. कर्व ए बी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. देखो इसमें आप सीधे एरिया निकालने से नहीं हो सकता प्रॉब्लम, क्योंकि पहली बात तो वीटी डायग्राम दिया, पीवी डायग्राम में एरिया निकालते, और दूसरी बात कोई कर्व दिया तो सीधे एरिया नहीं निकाल सकते, इंटीग्रेट करना होगा. ठीक, तो देखते हैं हम एक एक प्रोसेस को. वर्क डन इन प्रोसेस ए बी. देखो साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होता है. प्रोसेस ए बी का नेचर क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या कंडीशन होती है? एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव कांस्टेंट होता है. ठीक है ना, मतलब v इंटू टी इज अ कांस्टेंट. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होनी चाहिए. कंपेयर करो इसको, TVX माइनस 1 कांस्टेंट, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें. यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x शुड बी इक्वल टू 2. तो इस प्रोसेस में x 2 के बराबर है.
नाउ पॉलीट्रॉपिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? NR T1 माइनस T2 बाय x माइनस 1. N कितने मोल्स दिए मैंने? हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 2 moles. So 2R T1 minus T2. Initial temperature is 3 T naught. Final is T naught. T1 minus T2 by x minus 1. So x is 2. So work done in process AB is equal to 4R T naught. AB हो गया. अब बात करें हम BC की. BC में देख सकते हो आप, वर्टिकल लाइन है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? nRT ln V2 by V1. N means 2, R T, T is T naught, ln final volume by initial volume, so it is 1 by 3. ठीक है. एंड फाइनली प्रोसेस CA, आइसोकोरी के वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0. तो टोटल वर्क इन द साइक्लिक प्रोसेसेस सम कर दो आप. ठीक है. वी विल हैव 2R T naught into 2 minus ln 3. ठीक है. So that is work done by gas in the process. क्या हम इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम में शो कर सकते हैं? क्या इसका पीवी डायग्राम बनाया जा सकता है? पीवी डायग्राम ड्रॉ करके देखो. इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं. पहले तो आप प्रोसेस आइडेंटिफाई करो. ए बी पॉलीट्रॉपिक है. अभी हमने प्रूव किया टीवी कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू आ रही थी 2. तो पी और वी में क्या रिलेशन होगा? पीवी रेस्ट पावर 2 इज कांस्टेंट. यही पढ़ा हमने पॉलीट्रॉपिक में, पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट. तो ये पहली प्रोसेस है पीवी स्क्वायर कांस्टेंट. इसका ग्राफ कैसे होगा? डेफिनेटली इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही होगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. ठीक है ना, ऐसे. और डायरेक्शन किधर होनी चाहिए उसकी? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ? प्रोसेस में हम देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसमें भी वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखना चाहिए. ठीक है. ये तो हो गया प्रोसेस ए बी. ठीक है. इनिशियल वॉल्यूम V नॉट से 3V0 हो गया. ओके. नाउ सेकेंड प्रोसेस BC. BC इज आइसोथर्मल प्रोसेस. और आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे शो करते हैं पीवी डायग्राम में? अगेन उसका भी कर्व ऐसे ही होगा. ठीक है. अगर इस तरह से कर्व बनाना है इसके आगे, तो अब 2 डायरेक्शन है हमारे पास. इस तरफ जाए या फिर इस तरफ. तो आप देख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें पीछे की तरफ आना पड़ेगा. ठीक है. तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. अब ये क्वेश्चन हो सकता है हमारे मन में कि कर्व को हमने नीचे से ही क्यों लिया, ऊपर से क्यों नहीं लिया? ठीक है. तो हम कह सकते हैं स्लोप के आधार पे बताया जा सकता है. इसका स्लोप कितना होगा पॉलीट्रॉपिक में? -2 इंटू पी बाय वी. और आइसोथर्मल का स्लोप होता है -p बाय वी. इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए AB का, इसलिए हमने इसको नीचे से बनाया. ठीक है. तो ये प्रोसेस हो गया BC. फाइनली CA जो है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है.
वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा पीवी डायग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। साइक्लिक प्रोसेस दी है एबीसी है पीवी डायग्राम में। ड्रॉ करेस्पॉन्डिंग पीटी एंड वीटी डायग्राम। ड्रॉ करेस्पॉन्डिंग पीटी एंड वीटी डायग्राम। इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट प्रोसेस AB is isothermal. It is given in question that process AB is isothermal, right? पहले हम पीटी बनाते हैं। प्रोसेस AB आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन बना दी। वर्टिकल लाइन में एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वी नो दैट फ्रॉम बॉयल्स लॉ, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर शुड डिक्रीज। ऐसा होगा कर्व AB, राइट। नाउ BC, BC में क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस इसमें कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो किस तरफ जाए हम, राइट में या लेफ्ट में? राइट और लेफ्ट। आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होगा, वी नो दैट if pressure is constant, volume is proportional to temperature, चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो हमें इस तरफ आना होगा, ठीक है। ये होगा BC एंड फाइनली CA, वॉल्यूम कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो किस तरह की लाइन बनेगी? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए फर्स्ट आइसोथर्मल AB, वर्टिकल लाइन होगी इसमें, वर्टिकल लाइन बनाई। डायरेक्शन किधर? आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया AB। देन BC, प्रोसेस BC में प्रेशर कांस्टेंट है। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी B के बाद। तो किस तरफ जाना चाहिए हमें, ऊपर या फिर नीचे? हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम करने के लिए हमें नीचे आना होगा। ये हो गया BC एंड फाइनली CA में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पीवी डायग्राम इज क्लॉकवाइज, PT इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, बट VT इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये रूल बन गया, जब भी पीवी डायग्राम में साइकिल क्लॉकवाइज होगी, PT में भी क्लॉकवाइज होगी और VT में एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके उल्टा अगर PV में एंटी क्लॉकवाइज है तो PT में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और VT में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। तो इसका फायदा हमें वहां मिलेगा
आपको सीधा ये डायग्राम दे दिया जाएगा, वीटी डायग्राम, और एक क्वेश्चन पूछेंगे इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। तो डेफिनेटली इतना वर्क करने से बचने के लिए हम देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो पीवी डायग्राम होगा इसका क्लॉकवाइज, और पीवी डायग्राम जब क्लॉकवाइज होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको देख के हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट। बट याद रखना, अगर आप एक्स और वाई एक्सिस बदल देते हो तो कुछ और रिजल्ट मिल जाएगा। पीवी ऐसा ही होना चाहिए, वॉल्यूम इधर हुआ और प्रेशर इधर हुआ, तो उस केस में कुछ और रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। फ्री एक्सपांशन कब होता है, देखो जब सराउंडिंग में जो सिस्टम है उसके सराउंडिंग में कुछ प्रेशर ही ना हो, वैक्यूम, प्रेशर जीरो, प्रेशर बाहर से जीरो है तो गैस तो बाहर पुश करेगा वॉल को, अगर वॉल है तो गैस अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा और उसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका फ्री एक्सपांशन होगा। जहां तक सिस्टम ऑलो करेगा वहां तक गैस का वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बाहर से उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस को हम फ्री एक्सपांशन कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। ये कंटेनर है, कंटेनर में बीच में एक पिस्टन लगा हुआ है, इस साइड हमने एक पिन लगा दी, लेफ्ट साइड में एक गैस को फिल करके रखा है, और राइट साइड में जो है वैक्यूम बना दिया हमने, उसको इवैक्यूएट कर दिया, प्रेशर जीरो है। अब आप समझ सकते हो पिस्टन के राइट में प्रेशर जीरो, लेफ्ट में तो गैस इसको पुश करेगी, पिस्टन पर अभी नेट फोर्स इधर लग रहा है, पिन ने इसको रोक के रखा है। अगर मैं पिन निकाल दूं तो क्या होगा, पिस्टन को गैस तेजी से इस तरफ पुश करेगी, और तब तक पुश करेगी जब तक उस तरफ लिमिट ना आ जाए, ठीक है। तो इफ पिन इज रिमूव्ड, इन दैट केस पिस्टन वुड बी पुश्ड इन राइट डायरेक्शन, और जो गैस है उसका एक्सपांशन होगा, ठीक है। फ्री एक्सपांशन की जो कंडीशन होती है वो मैं बता रहा हूं, सराउंडिंग से इसका कांटेक्ट नहीं होता है, दैट मीन्स इसको मैकेनिकली और थर्मोडायनेमिकली हमने रिमूव कर दिया सराउंडिंग, तो इंसुलेट कर दिया, ठीक है ना, इंसुलेटेड होता है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे फ्री एक्सपांशन होता है, दैट इज इसी तरह का कंटेनर है, इंसुलेटेड है, और बीच में जो वॉल है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल है, ठीक। इस तरफ गैस को फिल किया है और इस तरफ वैक्यूम, राइट, और इसके बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको अभी क्लोज करके रखा है। वॉल खोलेंगे तो गैस का मूवमेंट हो सकता है। वॉल इज क्लोज्ड, नाउ वॉल इज मेड ओपन। वॉल को अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा, अगर वॉल खोल दिया जाए तो आप देख सकते हो इस तरफ की जो गैस है डेफिनेटली ये अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, प्रेशर को कम करना चाहिए, तो ये गैस एक्सपांड करेगी
और दूसरे चैम्बर में इंटर करेगी, ठीक है। इसको हम फ्री एक्सपांशन कहेंगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर इसको रोकने का काम नहीं कर रहा है, तो इट वुड बी फ्री एक्सपांशन, ठीक है। तो फ्री एक्सपांशन में अब हम क्या कह सकते हैं, समझना। सबसे पहले वर्क डन बाय गैस इन फ्री एक्सपांशन इज 0, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है, कोई इसको अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वर्क डन इज 0। देन डेल क्यू इज ऑल्सो 0, क्योंकि सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, इंसुलेट करके रखा है, ठीक है। फ्री स्पेस में अगर हमने गैस को छोड़ दिया तो उसका एक्सपांशन होगा, बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में डेल यू भी 0 रहेगा। सो इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, तीनों क्वांटिटी 0, सिर्फ वॉल्यूम लगातार बढ़ते जाएगा। देखो इस प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा। सेकंड केस में तो समझ में आ रहा है हमें, गैस वैक्यूम में जा रही है, उसका फ्री एक्सपांशन है, कोई अपोज नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि जो गैस है वो पिस्टन पे फोर्स लगा रही है, तो गैस ने वर्क किया है पिस्टन पे। एक अगर पिस्टन का मास 0 ले, मासलेस ले, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। और मान लें कि इसका मास भी है, तो गैस ने वर्क किया पिस्टन पे, पिस्टन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और फाइनली क्या होगा, पिस्टन जाके टकराएगा, टकराने पर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट फिर से गैस को मिल जाएगी, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी खोई हुई थी वो फिर से उसको मिल जाएगी। दैट मीन्स अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड है तो ये भी उसका पार्ट ही बन गया सिस्टम का, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अब इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, इफ इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0, then can I say that temperature of gas remains constant? If internal energy is constant, so does it mean that temperature of gas is also constant? बताओ। Yes, it would be constant if gas is ideal. If it is ideal gas, we know that for ideal gas, internal energy is proportional to temperature. So here del U is 0, so also del T. Ideal gas तो फ्री एक्सपांशन में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नाउ फॉर रियल गैस, समझना की फिजिक्स को। रियल गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ये पहले वॉल्यूम था इनिशियल, और फाइनली ये वॉल्यूम हो गया गैस। मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं, क्या हो रहा है यहां पे, एक्सपांशन होने पर मॉलिक्यूल्स का एवरेज डिस्टेंस जो है उनके बीच, एवरेज सेपरेशन, वो बढ़ रहा है या नहीं, एवरेज सेपरेशन बढ़ेगा। एवरेज सेपरेशन बढ़ेगा तो टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन वो बढ़ेगी या कम होगी। मैंने बताया था पहली क्लास में कि जब भी अट्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तब दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पास आने पर कम होगी। एग्जाम्पल दिया था मैंने चौक, चौक को दूर ले जाओगे अर्थ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पास लाने पर कम हो रही है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए, एवरेज सेपरेशन बढ़ गई है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी को हमने कांस्टेंट लिया था, बट इस पर्टिकुलर केस में जब ये एक्सपांशन होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो बढ़ जाएगी। तो डेल यू तो 0 है, टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है
तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी चाहिए बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो रियल गैस के केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड वी नो दैट it is average kinetic energy which decides temperature, not total internal energy, except for ideal gas where potential energy is assumed to be zero, right? So average kinetic energy decreases, so temperature decreases. That means in free expansion for real gas cooling occurs, ठीक है? फ्री एक्सपांशन में रियल गैस के लिए टेम्परेचर कम होते जाता है, कूलिंग होती है, ठीक। बट फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट नोट करो। HCV में मैं क्या पढ़ रहे थे हम? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अब आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स बचे हुए थे 15 मेरे ख्याल से 15 तक कर लिए थे, 15 के आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कर लेना अब, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑब्जेक्टिव्स और रिमेनिंग प्रॉब्लम, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस में, इसमें भी सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो, ठीक है। और फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज की फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तक फिनिश हो गया है। अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, फिर हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ हीट।